ये शोर कैसा है और ये बदबू कहाँ से आ रही है? सर ये बदबू इस जले हुए हाथ से आ रही है। ओह माय गॉड, ये हाथ यहाँ कैसे आया? सर कुछ कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, उसमें से एक कुत्ता इसे पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया। कुत्तों ने बुरी तरह से हाथ को नोच दिया है। मोहन, अगर यहाँ हाथ का टुकड़ा मिला है तो इसका मतलब बॉडी के बाकी हिस्से भी होंगे। कामिनी जी, सर्च टीम को बुलाइए। एक्सक्यूज मी, आप लोग किसी मोहन को जानते हैं जो आसपास रहता है? सर जी, एक मोहन तो रहता था इसी सोसाइटी में, लेकिन अब नहीं रहता। 6 महीने पहले वो यहाँ से चले गए। कहाँ चले गए? सर वो गोमती नगर में शिफ्ट हो गए थे। क्या बात कर रहे हैं मल्होत्रा जी? अरे वो तो करोल बाग में शिफ्ट हुए थे। अरे कहाँ तिवारी जी, मल्होत्रा जी, आप दोनों बिना पागल वागल हो गए हैं क्या? मोहन सेक्टर 16 में शिफ्ट हुआ था। अरे पागलों, किसी को कुछ पता है भी या नहीं? सर कुछ पक्का आइडिया नहीं है। कोई नहीं, जहाँ जहाँ का एड्रेस बोला है वहाँ का पता बता दो। सर हमने सब जगह देख लिया, लेकिन बॉडी कहीं नहीं मिली और ना ही पूछताछ में कुछ पता चला है। अब हम क्या करेंगे सर? कामिनी जी, टेंशन मत लीजिए। क्राइम हुआ है तो क्रिमिनल पकड़ा ही जाएगा। क्रिमिनल किसी और से बच सकता होगा, पर राठौर से नहीं बच सकता। आप एक काम कीजिए। हेलो सर, वो लोग गणपति नगर में शिफ्ट हुए थे, बस मैं इतना ही जानती हूँ, और वो कोई सही आदमी नहीं था। गायत्री जी, आप तो वही है ना जिससे मैंने लक्ष्मी नगर सोसाइटी के पास फोटो दिखाकर पूछा था? जी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए कुछ बता नहीं पाई। इट्स ओके, आप बता दीजिए कि आप उस कटे हुए हाथ के बारे में क्या जानती हैं? सर, वो हाथ मेरी सहेली रेशमा का है। इतने यकीन की वजह, उसके नेल्स पर जो आर्ट वर्क है, वैसे आर्ट वर्क की वो आदी थी। लेकिन वैसा आर्ट वर्क तो कोई भी आर्टिस्ट कर सकता है। जी कर सकता है, लेकिन उस आर्टिस्ट के फिंगर्स पर ऊपर वैसे ही 2 तिल हो, उतने ही डिस्टेंस पर। ऐसा इत्तेफाक शायद संभव नहीं है सर। और क्या जानती हैं रश्मि के बारे में? सर, इस नील आर्ट के अलावा वो एकदम घरेलू थी, बहुत ही कम लोगों से मिलती थी। उसे जरूर मोहन ने ही मारा होगा। मोहन? मोहन कौन? रश्मि का बॉयफ्रेंड। रश्मि मोहन एक साथ साल भर से रह रहे थे। वो उसे बहुत मारता पीटता था। इतना ही नहीं सर, वो कमीना मुझे भी छेड़ता था। मैंने कई बार रश्मि को समझाने की कोशिश की थी कि वो मोहन को छोड़ दे, मगर उसकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। अगर छोड़ देती तो शायद आज जिंदा। हिम्मत से काम लीजिए गायत्री जी। अगर आपको उसका एड्रेस पता है तो प्लीज शेयर विद अस। वो गणपति नगर में कोयल अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 205 में उसके साथ रहती थी। कामिनी जी। ओह नो, बहुत बुरी तरह से काटा है सर। तुम्हें कुछ मिला? हाँ सर, दूसरे बेडरूम से ये एटीएम का कवर और मोहन के आधार कार्ड का जेरोक्स मिला है। एटीएम का कवर? मोहन के आधार से उसका बैंक अकाउंट का पता करके बैंक वालों से बोलो कि उसके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो हमें तुरंत बताए। यस सर। और हाँ, मोहन के फोटो हर जगह पहुंचा दो। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, एवरीथिंग।
वो दरिंदा शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर अभी अभी बैंक से फोन आया था। उन्होंने बताया मोहन ने अभी दिल्ली नोएडा हाईवे के पास वाले एटीएम से पैसे निकाले हैं। जल्दी चलो, इस बार ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए। सर मोहन फिर से बच गया। हाँ, पर कब तक बचेगा वो इंस्पेक्टर राठौड़ से? हेलो, क्या? ओके, हम पहुंच रहे हैं। गाड़ी वापस घुमाओ और जल्दी रंगीला ढाबा चलो। जल्दी, फास्ट फास्ट। अब उठोगे भी या बैठे ही रहोगे? चलो हमारे साथ, अब हम तुम्हें भरपेट खाना खिलाएंगे, वो भी जेल में। रुक जाओ मोहन, वरना मैं गोली मार दूंगा। गोली मत मारना सर, मैं चलूंगा आपके साथ। चलो उठ। क्यों मारा तूने रश्मि को? चल बोल। मैं और रश्मि एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर हम लिविंग में रहने लगे, पर मेरा चक्कर मालती और पूनम नाम की लड़की से भी चलने लगा। इसी बात से रश्मि और मेरे बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। फिर एक दिन मैंने उसे भी मार दिया सर, फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंकने लगा। रश्मि के बाकी बॉडी पार्ट्स ठीक थे, बस एक हाथ क्यों जला था? ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसके आधार का पता ना चल सके। मुजरिम गुनाह लाख चाहे छुपा ले, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है मोहन। अब तुम्हें फांसी की सजा से कोई नहीं बचा सकता। सर आप ये कैसे कर लेते हैं? एक ही थप्पड़ में 4 दांत बाहर। कमाल है सर आप। अपना तो ऐसा ही है। चैलेंज। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी पुलिस स्टेशन में बैठे थे। तभी इंस्पेक्टर राठौर को कॉल आता है। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर। कॉल एक आदमी का था। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, पर आप हैं कौन? यूं समझ लीजिए कि आपका शुभचिंतक हूं, जो आपको एक खास खबर देना चाहता है। खबर? कैसी खबर? आपका मुंबई शहर जल्द ही शमशान बनने वाला है। इतनी लाशें बिछेंगी कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। रोक सको तो रोक लो मेरे कहर को। वैसे आपसे बात करके अच्छा लगा। कौन बोल रहा है? क्या होने वाला है? कौन करने वाला है? हेलो हेलो हेलो। कॉल कट गया था। क्या हुआ सर? किसका फोन था? कामिनी, किसी ने पूरे शहर को तबाह करने की धमकी दी है, लेकिन कब, क्यों, कैसे, कौन, कुछ नहीं पता। बस इतना बताया कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इंस्पेक्टर राठौर ने शहर के सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। सब जगह नाकाबंदी की गई और सारे शहर में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। थोड़ी देर बाद कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर गाड़ी से जा रहे थे। आगे नाकाबंदी लगी थी, गाड़ी की चेकिंग चल रही थी कि अचानक एक ट्रक ड्राइवर नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। राठौर और कामिनी ने उस ट्रक ड्राइवर का पीछा किया। राठौर ने ट्रक के टायर पर गोली मारी। ट्रक एक पेड़ से जाकर टकरा गई और ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। कामिनी, ट्रक में जाकर चेक करो, क्या है उसमें? कामिनी ने ट्रक चेक किया तो उसमें आम की पेटियां थी। कामिनी ने बताया कि ट्रक में आम की पेटियां हैं। राठौर को शक हुआ कि आम की पेटी के लिए ये ड्राइवर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी को सारी पेटियां ठीक से चेक करने के लिए कहा। चेक करते वक्त कामिनी को कुछ पेटियों में बम मिले।
ये देखिए सर, इसमें तो बम है। तभी मरे हुए आदमी के मोबाइल पर एक कॉल आया। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी को कॉल नंबर ट्रेस करने के लिए कहा। बाद में उस नंबर पर राठौर ने कॉल किया। सामने कॉल पर, काम हुआ कि नहीं? बोलो, चुप क्यों हो? कुछ बोलो। कौन बात कर रहा है? इंस्पेक्टर राठौर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया और ट्रक में जो बॉम्ब था उसे ले जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राठौर के मोबाइल पर एक रैंडम नंबर से कॉल आया। हेलो। क्या बात है इंस्पेक्टर राठौर? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे। मेरा पहला प्लान तो तुमने फ्लॉप कर दिया, लेकिन लास्ट में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। क्या हुआ सर? किसका कॉल था? उस आदमी का जो पूरे शहर को तबाह करना चाहता है। कामिनी ने कॉल ट्रेस किया। तब उसे पता चला कि वो कॉल एक पुराने खंडर के पास से आ रहा है। पुराने खंडर में कांचा दौड़ते हुए आया। सर, एक प्रॉब्लम हो गई है सर। पुलिस को हमारा बॉम्ब से भरा हुआ ट्रक मिल गया है सर। मैं जानता हूँ मूर्ख, लेकिन पुलिस को हमारे ट्रक के बारे में पता कैसे चला? तुम लोगों की लापरवाही की वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं मेरी इतने साल की मेहनत ऐसे ही जाया नहीं जाने दे सकता। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल उस लोकेशन की ओर गए जहां से कॉल आया था। वो पूरे खंडर में घूमे, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। तभी कामिनी को ऊपर एक गाड़ी दिखाई दी। सब लोग उस गाड़ी के पास बड़े ही सावधानी से पहुंचे। इंस्पेक्टर राठौर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। सबको हैरानी हुई कि एक गाड़ी खंडर में कैसे। लालू पटेल ने गाड़ी की तलाशी शुरू की। आगे गाड़ी में उसे कुछ 15 एक ही फिल्म के टिकट मिले, वो भी अलग अलग दिन के। लालू पटेल ने टिकट अपने पास रख लिया। तभी कामिनी को एक आवाज सुनाई दी। कामिनी ने आवाज की तरफ देखा तो गाड़ी में एक बॉम्ब लगाया गया था। सर, इस गाड़ी में बॉम्ब है, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल जल्दी से उस खंडर से बाहर निकले और थोड़ी ही देर में वो गाड़ी बॉम्ब से उड़ गई। सर, ये सब कैसे हुआ और किसने किया होगा? उसी ने जिसने हमें धमकी दी है शहर को तबाह करने की। सर, ये क्रिमिनल तो बहुत खतरनाक लगता है। खतरनाक और शातिर भी। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल पुलिस स्टेशन में सोच रहे थे कि आखिरकार एक इंसान एक ही फिल्म के 15 टिकट क्यों खरीदेगा, वो भी एक ही थिएटर के, वो भी उस फिल्म की जो कि फ्लॉप है। इंस्पेक्टर राठौर ने मूवी की टिकट फिर से चेक की। वो टिकट एक ही मॉल की थी। तब इंस्पेक्टर राठौर को समझ आया कि ये जो कोई भी है वो मल्टीमैक्स मॉल में जो थिएटर है वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, और इसीलिए वो रोज जाता है ताकि वो चेक कर सके कि मॉल में कहाँ बॉम्ब फिक्स किया जा सकता है। लेकिन अभी भी ये बात साफ नहीं थी कि ये बॉम्ब ब्लास्ट कब होने वाला है और कौन करने वाला है। इंस्पेक्टर राठौर ने पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी और उस मॉल में भी कुछ हवलदारों को वेश बदलकर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कहा। इंस्पेक्टर राठौर ने उस मॉल की सभी सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो रोज मॉल में आता हो। तभी राठौर के मोबाइल पर फिर से एक रैंडम नंबर से कॉल आता है। क्या बात है राठौर, तुम तो सच में चीते की चाल वाली सोच रखते हो। इम्प्रेसिव, हाँ? चलो, खेल अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। पकड़ सको तो पकड़ लो मुझे। सर, हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, लेकिन किसी पर शक नहीं हो रहा है। हमका तो लागत है वो आदमी अलग अलग लोगों को भेजता होगा फिल्म देखने के लिए, वरना एक ही आदमी बार बार एक ही फिल्म देख देख कर बोर हो जाएगा ना। पटेल, ये मजाक का वक्त नहीं है। यहाँ पूरा शहर दांव पर लगा है। बात भले ही पटेल ने गलत की हो,
लेकिन उसमें भी पॉइंट है। अलग अलग लोगों को नहीं भेजा जा सकता, लेकिन अलग अलग भेष बनाकर तो आया जा सकता है ना। राठौर ने मॉल में वेश बदलकर कुछ पुलिस वाले को एंट्री और एग्जिट के गेट पर खड़ा किया ताकि वो अंदर आने वाले हर आदमी की तलाशी ले सके। लेकिन वो आदमी इतना चालाक था कि पुलिस की नजर से बचकर मॉल में घुस गया। राठौर सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखे हुए था और फिर इंस्पेक्टर राठौर को वो दिखा जिसे देखने के बाद वो सीधे मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर भाग कर गया और उसने एक आदमी को पकड़ा। उस आदमी ने नकली दाढ़ी और मूछें लगाई हुई थी। इंस्पेक्टर राठौर ने उसकी दाढ़ी मूछें निकाली, तभी वहाँ कामिनी और लालू पटेल भी आ गए। सर, ये कौन है? ये वही है जिसने हमें इतने दिनों से परेशान करके रखा था। जब इसका क्रिमिनल फाइल्स में मैंने रिकॉर्ड देखा तो पाया कि ये करण है, करण मल्होत्रा। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि करण पहले एक ग्रेट साइंटिस्ट था, लेकिन उसने पैसों के लिए गलत लोगों के साथ हाथ मिला लिया था। करण ने इंस्पेक्टर राठौर का हाथ झटका और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वेश बदल कर आए हुए पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर राठौर ने उसे एक थप्पड़ मारा। अब सीधे सीधे बताओ बॉम्ब कहाँ लगाया है तुमने, नहीं तो हमें 3rd डिग्री देना भी आता है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है राठौर। मेरा बॉम्ब वाला ट्रक पकड़कर तुमने पहला चैलेंज जीता और मेरी बॉम्ब लगाई हुई गाड़ी से बचकर दूसरा चैलेंज जीता, लेकिन ये तीसरा चैलेंज जीतने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। उसके बाद बूम। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी बॉम्ब को ढूंढने के लिए गए। 7 मिनट होने के बाद भी उन्हें बॉम्ब नहीं मिला। एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें बताया कि करण लास्ट टाइम में मॉल के मीटिंग बोर्ड से बाहर निकला है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मीटिंग बोर्ड के अंदर गए और बॉम्ब ढूंढने लगे। लास्ट में सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। इंस्पेक्टर राठौर की नजर एक गुलदस्ते पर पड़ी। वहाँ सिर्फ एक ही गुलदस्ता था। इंस्पेक्टर राठौर गुलदस्ते के पास गया। उसने देखा तो सिर्फ 30 सेकंड ही बाकी थे बॉम्ब ब्लास्ट होने में। कामिनी, अगर वायर सही कटी तो सबकी जान बच जाएगी, और अगर गलत कटी तो हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। जो होगा देखा जाएगा सर। इंस्पेक्टर राठौर ने बॉम्ब की एक वायर काटी और लकीली बॉम्ब का टाइम ऑफ हो गया। करण को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई। सर, वैसे तो आपका कोई जवाब है ही नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आपको अचानक ये कैसे पता चला कि वही आदमी क्रिमिनल है, जबकि वो वेश बदल कर आया था। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि आदमी अपना वेश बदल सकता है, लेकिन कुछ आदतें होती हैं जो वो बदल नहीं सकता। जैसे करण ने अपने बाल, कपड़े, दाढ़ी, मूछें तो बदली, लेकिन अपने हाथ की घड़ी और पैर के जूते नहीं बदले। और जब उसने 3 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी, तब एक अलग इंसान ने वही घड़ी और जूते पहने थे और आज एक अलग इंसान ने पहने थे। 2 अलग इंसान एक जैसी चीजें कैसे पहन सकता है? बस उसी से उस पर शक हुआ और वो उसे पकड़ने के लिए भागा। वाह सर, आप तो बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आप स्मार्ट हो। यस सर, यू आर ग्रेट सर। आखिरकार आपने ये चैलेंज जीत ही लिया। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। आसपास के पड़ोसी एक घर के बाहर जमा हुए थे। वो घर अंदर से बंद था और घर के बाहर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसमें से एक पड़ोसी ने पुलिस को कॉल किया। सर, मेरा नाम चंदन है, मैं इंदिरा चौक गली से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक घर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। हम में से कोई अंदर नहीं गया है, आप प्लीज एक बार आकर चेक कर लीजिए ना। ओके, हम 10 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल वहां पहुंचे। लालू पटेल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इंस्पेक्टर राठौर ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाते ही उन्होंने घर की सारी चीजों को बिखरा हुआ पाया। कुछ चीजें तो टूटी हुई थीं।
लालू पटेल जी, घर की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लीजिए, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ओके सर जी। लालू पटेल ने सब कुछ रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तभी वहां पंकज का फ्रेंड विजय और उसकी वाइफ आरती भी आ गई। आरती पंकज की मुंह बोली बहन थी। पुलिस को अपने भाई के घर में देख आरती बौखला गई। वो सबसे चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगी कि पंकज और स्मिता कहाँ हैं। कोई कुछ बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? और मेरा भाई और भाभी कहाँ हैं? पुलिस ने वहां देखा कि घर में एक बंद कमरा भी था जो अंदर से बंद था। पुलिस ने वो दरवाजा तोड़ा और अंदर गए। आरती भी अंदर जाने की जिद करने लगी, लेकिन विजय ने उसे रोक लिया। अंदर पंकज कुर्सी पर बैठा था और बेड पर स्मिता की लाश पड़ी थी। पुलिस ने पंकज को पकड़ा और जेल ले जाने लगी। जेल में जाने के बाद पंकज एक ही बात बार बार बोलता रहा कि उसने स्मिता को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा अपनी स्मिता को, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। मेरी स्मिता मरी नहीं है, वो जिंदा है, मेरे पास है। पंकज के दिमाग की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। केस की छानबीन चल रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर इंस्पेक्टर राठौड़ ने पंकज के ऑफिस के लोगों से बात करनी शुरू की। पुलिस वालों ने वहां के सारे स्टाफ, पंकज के कॉलीग्स और मैनेजर के साथ बातचीत की। सभी ने यही कहा कि पंकज एक मेहनती आदमी था और वो अपनी वाइफ से भी प्यार करता था। पंकज के एक दोस्त ने बताया कि पंकज की अपने मैनेजर से लड़ाई हुई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रेजेंटेशन को अपना बताकर उसे डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करने की? यू ब्लडी चीट लायर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम प्रेजेंटेशन के लिए टाइम पर नहीं पहुंचे। अपनी गलती मुझ पर मत थोपो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। पंकज ने मैनेजर को धमकी भी दी थी कि वो कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड में उसकी शिकायत कर देगा। अगर पंकज डायरेक्टर बोर्ड में शिकायत करता तो मैनेजर का पूरा फ्यूचर फिनिश हो जाता, उसकी जॉब भी चली जाती। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मैनेजर के कैबिन में गए। क्या हुआ सर, आप यहाँ? हमारी तो बातचीत बाहर हुई थी ना। वो क्या है ना मैनेजर साहब, हम पुलिस वाले हैं, बाहर के साथ साथ अंदर का भी पता लगा लेते हैं। पसीना पोंछ लीजिए, अभी तो हमने सवाल करना शुरू भी नहीं किया। मैनेजर का पसीना छूटने लगा। सुना है कि आपके और पंकज के बीच झगड़ा हुआ था और पंकज ने आपको इनडायरेक्टली आपका करियर खत्म करने की धमकी भी दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना जॉब और करियर बचाने के चक्कर में आपने ही पंकज की फैमिली को? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैनेजर ने बताया कि उसकी और पंकज की लड़ाई हुई थी प्रेजेंटेशन को लेकर और गुस्से में दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ बोल भी दिया था। लेकिन झगड़ा इतना भी बड़ा नहीं हुआ था कि वो पंकज की फैमिली को हर्ट करे या उसकी बीवी की जान ले ले। सर, मेरी भी बीवी है, बच्चे हैं। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरी फैमिली का क्या होगा सर? मैंने पंकज की वाइफ को सच में नहीं मारा है सर। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मैनेजर की बात पर भरोसा करते हुए वहां से निकल गए। सर, इतनी छानबीन के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा है। कहीं हम इस केस में रास्ता तो नहीं भटक गए हैं? अगर रास्ता भटक गए हैं तो फिर से वहीं से शुरू करना होगा जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। कामिनी समझ गई कि उसे क्या करना है। वो हवलदार लालू पटेल के साथ पंकज के घर गई। पंकज का घर रिस्ट्रिक्टेड था। कामिनी ने वहां छानबीन की, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। ना ही दरवाजा तोड़ने की कोई निशानी थी और ना ही चोरी की कोई निशानी। मैडम जी, हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। खूनी बहुत चालाक निकला, कोनो सबूत ही ना छोड़ा पीछे। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जो हमारी नजर से छूट रहा है। कामिनी और लालू पटेल वापस पुलिस स्टेशन लौट आए। इंस्पेक्टर राठौड़ ने पंकज से फिर से पूछताछ की, उसे टॉर्चर भी किया, लेकिन पंकज आखिर तक यही कहता रहा कि उसने स्मिता को नहीं मारा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि पंकज ने स्मिता के साथ मनाली जाने का प्लान किया था। स्मिता के मर्डर के 2 हफ्ते बाद ही उनकी एनिवर्सरी थी और पंकज ने स्मिता को सरप्राइज देने के लिए ये प्लान बनाया था। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी।
कि अगर पंकज को स्मिता को मारना ही था तो उसने मनाली की 2 टिकटें क्यों बुक कराई थी। इस बात ने केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया। सर, ये पंकज तो बहुत चालाक निकला। किसी को उस पर शक ना हो इसीलिए उसने पहले से ही स्मिता की मनाली की टिकट बुक कराई थी। कामिनी, हालात चाहे जो भी हो, हमें असली कातिल को पकड़ना है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पंकज के पड़ोसियों से बात की। सबने कहा कि स्मिता और पंकज दोनों ही अच्छे पति पत्नी थे। आस पड़ोस के लोगों से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। लेकिन पड़ोस में रहने वाली शर्मिला नाम की औरत के साथ कुछ हफ्ते पहले स्मिता का झगड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी शर्मिला के घर गए। शर्मिला घर में अकेली रहती थी। उसका डिवोर्स हो चुका था। पूछताछ के बाद शर्मिला ने बताया कि उसकी और स्मिता की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन शर्मिला उससे जलती थी कि पंकज उससे कितना प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे और शर्मिला के पति ने उसे छोड़ दिया था। इसीलिए वो स्मिता से जलती थी और छोटी छोटी बातों पर उससे चिढ़ती थी। लेकिन वो इतनी भी नहीं जलती थी कि वो स्मिता का खून कर दे। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां से निकल आए। सर, मुझे तो शर्मिला की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि शर्मिला ने ही स्मिता का खून किया होगा। इंसान के अंदर की जलन उससे कुछ भी करवा सकती है। बात तो सही है कामिनी, लेकिन आज एक बात कंफर्म हो गई। वो क्या सर? इंस्पेक्टर राठौर ने कोई जवाब नहीं दिया और पुलिस स्टेशन जाकर पंकज को जेल से बाहर निकाला, क्योंकि इतनी छानबीन करने के बाद भी पंकज के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था। बाद में इंस्पेक्टर राठौर ने वो रिकॉर्डिंग मंगवाई जो मर्डर की शुरुआत में लालू पटेल ने रिकॉर्ड की थी। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद सब कुछ साफ हो गया। पुलिस विजय के घर पर गई और उसे पकड़ा। इंस्पेक्टर राठौर ने विजय को वो रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें वो आरती को अंदर जाने से रोक रहा था। तब, अंदर मत जाओ, तुम देख नहीं पाओगी स्मिता को ऐसे। मत जाओ अंदर, तुम नहीं देख पाओगी। इंस्पेक्टर राठौर ने पूछा कि जब हमने कमरे में किसी को जाने ही नहीं दिया था तो तुम्हें कैसे पता कि अंदर कुछ ऐसा है स्मिता के ही बारे में जो आरती देख नहीं पाएगी? बताओ सच क्या है? क्यों मारा तुमने स्मिता को? बताओ, नहीं तो हमें अपने तरीके से सच उगलवाना आता है। पुलिस के दबाव के बाद विजय ने बताया कि पंकज और वो अच्छे दोस्त थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में कंपनी ज्वाइन की, लेकिन पंकज का 2 बार प्रमोशन हुआ और बाद में जब विजय स्मिता को प्रपोज करने वाला था तो उससे पहले पंकज ने स्मिता को प्रपोज किया था और स्मिता ने हाँ कह दी थी। बस तभी विजय ने ठान लिया था कि वो पंकज से उसकी सारी खुशियां छीन लेगा। मर्डर वाले दिन जब पंकज आरती से बात कर रहा था तब उसे पता चला कि स्मिता आज घर में अकेली है। इस मौके का फायदा उठाकर वो पंकज के घर गया। अरे विजय, आप? अरे मैं पंकज से मिलने आया था। लेकिन पंकज आज बाहर गए हैं, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप अंदर आइए ना। विजय अंदर गया और उसने पीछे से स्मिता के सर पर जोर से डंडे से वार किया। अंदरूनी चोट की वजह से स्मिता की मौत हो गई। फिर उसने स्मिता की लाश को उठाया और अंदर कमरे में बेड पर रख दिया। फिर उसने घर का दरवाजा बाहर से बंद किया और चुपके से वहां से निकल गया। शाम को जब पंकज घर लौटा तो उसने दरवाजा खोला और अंदर सारी चीजों को बिखरा पाया। अपनी जलन की वजह से तुमने अपने ही दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इसकी सजा जिंदगी भर भुगतो। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौर ने विजय को जेल में बंद कर दिया। वाह सर, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो बस ऐसा ही है कामिनी। हेलो, खन्ना रेजिडेंस, कौन बोल रहा है? खन्ना साहब, आपके घर में किसी ने बम रखा है जो अगले 15 मिनट में फट जाएगा। किसने रखा है बम? और तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बस ये समझ लीजिए कि आपका बुला चाहने वाला हूँ।
मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? नहीं करना तो मत कीजिए। 15 मिनट बाद जब बम फटेगा तो अपने आप यकीन हो जाएगा। रखता हूँ। नहीं रुको, मैं यकीन करता हूँ। अब मैं क्या करूं? किसे बुलाऊं मैं? जल्दी से भागिए और पुलिस को लेकर आइए, वही आपकी मदद कर सकती है। ठीक है। मैडम मैडम, मेरे घर में बम फटने वाला है जी, जल्दी चलिए। आप जरा शांत हो जाइए और ठीक से बताइए कि क्या हुआ। कुछ भी बताने का टाइम नहीं है मेरे पास मैडम जी। मेरे घर में जो बम है वो 15 मिनट में फटने वाला है। अब चलिए जल्दी मेरे साथ। चलिए। ये सब क्या है? 15 मिनट तो कब के हो चुके। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक तो है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम जी। मुझे एक फोन आया था कि तुम्हारे घर में बम है जो 15 मिनट में फटने वाला है। वो शायद एक प्रैंक कॉल था। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। आगे से ऐसा कॉल आए तो ध्यान रखना। जी मैडम। कामिनी, मुझे भी ना बताए कहाँ गई थी तुम? सर, एक आदमी किसी को प्रैंक कॉल करके परेशान कर रहा था तो उसी को देखने गई थी। ठीक है। अयो सर, मेरे घर में बम है, अब जल्दी चलिए सर। क्या कहा बम? कामिनी जल्दी चलो, हमें पहुंचना होगा। रुकिए सर, कल भी एक प्रैंक कॉल का केस था जिसने फोन पर यही कहा था। जाने का कोई फायदा नहीं है सर। पर हम रिस्क नहीं ले सकते कामिनी, जल्दी चलो। सर, मेरे घर में किसी ने बम रखा है सर, जो 20 मिनट में फटने वाला। मुझे बचाइए सर, मुझे बचाइए। ये सब आखिर हो क्या रहा है, देखना पड़ेगा। ये केस तो कुछ अलग ही है। कुछ अलग नहीं है सर। कोई लफंगा प्रैंक कॉल करके इन अमीरों को डरा रहा है बस। क्या कहा तुमने? अमीरों को? हाँ, ये सब हमारे इलाके के अमीर लोग हैं। कामिनी, पहला आदमी कौन आया था? चलो उसके घर। क्या बात है सर, आप इस वक्त यहाँ? तुम जब थाने आए तो तुम्हें आने में कितना समय लगा? मेरे ख्याल से 15 मिनट लगे होंगे सर जी। मतलब आने के 15 और जाने के 15, 30 मिनट। इतना समय बहुत है किसी को तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए। क्या तुम्हारे घर में कुछ चोरी हुआ है? नहीं सर जी, सब पैसे गहने बिल्कुल सब सही सलामत है। सर, बाकी के 2 लोग भी हमारे थाने से दूर ही रहते हैं। इसी पैटर्न को पकड़ के चलें तो चोरी करने के लिए सबसे अच्छा मौका है था। कामिनी, उन बाकी 2 लोगों के नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ सर। ठीक है, उन्हें फोन करके पूछो कि उनके घर में उस प्रैंक कॉल के बाद कोई चोरी हुई है या नहीं हुई। सर, मैंने दोनों से पूछा पर किसी के भी घर में कोई चोरी नहीं हुई। फिर क्या वजह हो सकती है?
हेलो, पुलिस स्टेशन, क्या हुआ? सर जी उस दिन मुझे पता नहीं चला, पर आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे घर से 2 गद्दे गायब हैं। बहुत महंगे गद्दे थे सर जी वो। ये तो बड़ा अजीब चोरी का केस है। कोई भला गद्दे क्यों चुराएगा? इन्होंने कहा ना महंगे हैं इसलिए चुराए होंगे। कामिनी, बाकी 2 लोगों को भी इसके बारे में पूछो, उनके गद्दे भी गए होंगे। आप सही थे सर, उन्हें मेरे पूछने के बाद अभी पता चला। मतलब वो प्रैंक कॉल सिर्फ गद्दे चुराने के लिए था। नहीं कामिनी, मुझे ये इतना आसान नहीं लगता। कोई सिर्फ गद्दे चुराने के लिए इतना बड़ा प्रैंक कॉल नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई और वजह है। नहीं सर, चोरी ही है, और क्या वजह हो सकती है। खैर जाने दीजिए, मुझे गद्दे नहीं चाहिए सर जी। हाँ ठीक है, कितने बजे आएगा? ओके, थैंक यू राजू। सर, जैसा कि आपने कहा था, चोरी के दिन की घर के नजदीक की सारी सीसीटीवी फुटेज ले आई हूँ। पहले दिन जिस टेम्पो में गद्दे ले जाए गए, वही टेम्पो बाकी 2 जगहों पर भी था। कैमरे में चारों के चेहरे तो साफ नहीं दिखाई दिए, पर इससे लगता है कि ये सब किसी एक ही गैंग का काम है। लगता नहीं कामिनी, एक ही गैंग का है, और उन्हें हम आज रात पकड़ लेंगे। कैसे सर? मुझे अभी मेरे एक इन्फॉर्मर ने बताया है कि उसने एक ऐसी गैंग को देखा है और वो आज रात एक और चोरी करने वाले हैं। उस वक्त हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। क्या बात है सर। रुको, हाथ ऊपर, नीचे उतरो। कामिनी, टेम्पो की तलाशी लो। क्यों भाई, चुराना ही था तो पैसे चुराते, गहने चुराते, गद्दे चुराने की क्या जरूरत आ पड़ी? जमीन पर सोते हो क्या तुम लोग? नहीं सर, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। कर भी नहीं पाओगे बच्चे, राठौर के सामने खड़ा है तू। कामिनी, क्या तुम कभी इतने महंगे गद्दों पर सोई हो? नहीं सर, हमारी सैलरी में कहाँ ये सब आता है। तो जाओ सोकर देखो। अभी? हाँ हाँ अभी। नहीं सर, जाने दीजिए सर। चुप कर तू, वरना तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। सर, इन महंगे गद्दों पर सोने का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। इनमें दोष गद्दों का नहीं है। तो फिर किसका है? अभी दिखाता हूँ। इतने सारे पैसे किसके हैं ये सब? ये सब उन अमीर जादों का ब्लैक मनी है जो उन्होंने यहाँ छिपाया था। इन दोनों के साथ साथ उन अमीरों को भी जेल में डाल दो। सर, पर आपको कैसे पता चला कि इसमें पैसे हैं? उस दिन जब वो आदमी केस बंद करने के लिए बोल रहा था, तभी मुझे उस पर शक हो गया था कि हो ना हो उन गद्दों में तो कुछ है। और अब इन गद्दों की साइज देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। वाह सर, आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है।